हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। एक ऐसा स्टॉक जिसकी क्वेरी आप लोग लगातार कर रहे थे और वो स्टॉक की खासियत ये है कि आईपीओ के टाइम से हर बार मैंने रेकमेंड किया। आईपीओ के टाइम भी मैंने बोला लेके भूल जाओ, और जब जब ब्रेकआउट हुआ तब तब ऐड करवाया। अपने आप में ये इसको आप एक अपने फील्ड का मोनोपोली स्टॉक कह सकते हो। मतलब ये जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं उस सेगमेंट में ऑलमोस्ट मोनोपोली लेके चल रहे हैं, और जहां पर किसी कंपनी के पास मोनोपोली आ जाती है उसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेम कहानी इस स्टॉक के साथ हो रही है। मोनोपोली के कारण इसने बहुत ही भयंकर रिटर्न दिए हैं आईपीओ के बाद भी, और बहुत अच्छा इन फ्यूचर कर सकता है। लेकिन उससे पहले स्पेशलिटी केमिकल का शेयर है, और जब मल्टीबैगर की बात आती है तो एक कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के बीच में रहता है कि अच्छा अग्रवाल जी बोल रहे हैं अभी जाते हैं खरीद लेते हैं, 5 दिन में बढ़ जाएगा, 10 दिन में बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा गिर गए परेशान हो गए। ऐसा नहीं। अगर आप किसी भी शेयर को देखो, मल्टीबैगर रिटर्न देने में वक्त लगा है। उसने बहुत सारा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे का जर्नी देखा है, ये भूलिए मत। ये इसलिए भी ऐड कर रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न के बाद थोड़ा सा रुक भी गया है, क्योंकि एक बड़ी ही सिंपल सी कहानी ये होती कि एक अच्छे खासे रिटर्न के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटकता है, लेकिन वापस से वो अपने ब्रेकआउट की तरफ दौड़ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, हर ब्रेकआउट पे मुझे ये स्टॉक पसंद आता गया और मैंने हर ब्रेकआउट पे ये स्टॉक आपको ऐड कराया। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जो मार्केट की कंडीशन है, जहां पे मार्केट खड़ा है, वहां पे हमेशा एक चीज याद रखिए। मैं सिर्फ इस स्टॉक के साथ नहीं कहूंगा, मैं किसी भी आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक के साथ कहूंगा कि 25% की गिरावट दिमाग में सेट कर लीजिए, और फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे एग्जांपल के लिए कल आप लोगों के लिए मैंने बेस्ट मल्टी कैप स्टॉक बनाए, वहां पर मैंने आपको दिखाया कि मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट हुई, लेकिन जो मिड कैप मैंने आपको दी उसमें गिरावट नहीं हुई, बल्कि वो भाग रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? आंधियों में नहीं हिलना। तो कोशिश ऐसी कि दें बेहतरीन, लेकिन अगर हम दिमाग में निगेटिव पॉइंट भी सोच के चलेंगे तो मार्केट में थोड़ा भी निगेटिव होगा तो हम प्रेशर में आके गलत डिसीजन नहीं लेंगे। स्टॉक मार्केट में ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तभी तो ये शेयर आप खरीद पाएंगे या भाई को भाई वाला प्यार दे पाएंगे। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं मार्केट को देखने का एक बेहतरीन नजरिया, साथ में कुछ ट्रेड, और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। आपको सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मिलेगी। इस कंपनी की शुरुआत 1989 में हुई थी, और करीब 1992 के आसपास एसिटिलाइट और एसिटिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग के काम में ये इन्वॉल्व थे। वहीं 1996 में कंपनी इथाइल एसीटेट के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव कर गई, यानी कदम बढ़ाते गए। अगर करंट में देखें तो ये कंपनी आज के डेट में इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इथाइल एसीटेट में, जिसका इंडियन मार्केट में 30% का शेयर है। जबकि एक और गुड न्यूज आपको बता दूं, YCPL के एक्विजिशन के बाद ये परसेंट फर्दर और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। साथ ही कंपनी डिकैथीन डेरिवेटिव्स की इंडिया में इकलौती मैन्युफैक्चरर है, और यहां इनका 55% का मार्केट शेयर है, जो कि एक बहुत ही तगड़ा पॉइंट है इनके लिए। अब अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो ये 2 वर्टिकल्स में काम करती है। एक है एसिटाइल इंटरमीडिएट और दूसरा है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट। अब इनके रेवेन्यू की तरफ देखते हैं तो आप रेवेन्यू को देखिए कि किस तरीके से, किस किस इंडस्ट्री से, प्रोडक्ट वाइज इनको क्या आता है, तभी तो आप और बेहतर जान पाएंगे कि इनके किस तरीके के कस्टमर बेस हो सकते हैं। राइट, इनका प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप आपके सामने है, जिसमें प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में 27%, एग्रोकेमिकल में 11%, डाइज एंड पिगमेंट्स में 11%, केमिकल्स में 11%, फार्मास्यूटिकल्स में 33% और अदर्स में 7% है। इस तरीके से ये डिफरेंट इंडस्ट्री को कैटर कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप एक देखो तो मोटा मोटा मैंने क्या बोला, केमिकल की कंपनी है, तो एक सिंपल में केमिकल से इनका 98.9% का टोटल रेवेन्यू है। इनके कस्टमर में बात कर लीजिए, एलेंबिक फार्मा, लॉरस लैब, ग्रैनुअल्स इंडिया,
हैथरस लैब, नेक्स्ट नाम है ह्यूबेच क्लब प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद नेक्स्ट नाम है ह्यूबर ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद नेक्स्ट नाम है तमाकी इंडिया लिमिटेड, उसके बाद है मैक्लियस फार्मास्यूटिकल्स, उसके बाद नेक्स्ट नेम है सुवेन फार्मास्यूटिकल्स, उसके बाद नेक्स्ट नेम है क्लर्टेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद नेक्स्ट नेम है यूपीएल। तो इस तरीके से काफी नेम है जो मार्केट के जाने पहचाने नाम है। अब यहां देख लेते हैं कि किस किस कंट्री में ये काम करते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि 25% ये मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं ना वो एक्सपोर्ट करते हैं। वहां पे आपको ये दिख रहा होगा, इंडिया में 38.9, यूरोप में 4.6, मिडिल ईस्ट में 2.1, रेस्ट ऑफ एशिया में 1.9%, डोमेस्टिक मार्केट में 35.4%, इंटरनेशनली 14.6%। इस तरीके से इनका काफ़ी फैला हुआ कारोबार है। अब कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देख लीजिए तो फिलहाल इनके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, महाराष्ट्र में जहां से ये एआई और एसआई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके अलावा कंपनी लोटे परशुराम महाराष्ट्र में नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेट करने की प्लानिंग में है, जहां से ये 4 किस्म के स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर करेंगे। यानी फ्यूचर प्लान काफ़ी अच्छा है, कैपेक्स पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और ये किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। अब आते हैं इनके फाइनेंशियल पे, और फाइनेंशियल पे हम चलते हैं कि फाइनेंशियल क्या बोल रहे हैं। वहाँ पर आप फाइनेंशियल में पाओगे हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम और इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। ये तीनों अगर बेहतरीन होता है तो डेफिनेटली ये एक गुड साइन होता है। वहाँ पर अगर आप इसके नेट इनकम को देखोगे तो 2018, 2019, 2020 ऑलमोस्ट फ्लैट था जो नेट इनकम था। 2021 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा गया है 127 करोड़ का। उसके बाद अब अगर आप इनके कॉम्पिटिटर की बात करोगे तो आरती इंडस्ट्रीज, अतुल लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरिन, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो इनके कॉम्पिटिटर में हैं। बट स्टिल जो कुछ इसके प्रोडक्ट हैं वहां पर ये मोनोपोली में है और उनको कोई टक्कर देने वाला नहीं है। अब इनके होल्डिंग्स पे देखते हैं, प्रमोटर होल्डिंग किस तरीके से है। तो आप पाओगे कि प्रमोटर होल्डिंग 72.92% है, वहीं पर म्यूचुअल फंड की 2.13% है, एफआईआई की 3.58% है और रिटेलर की 18.49% है। इसका रीज़न क्या है? अगर एक सिंपल से अंदाज में आप समझें कि आपको एक चीज़ दिखा होगा कि एफआईआई ने अपनी पोजीशन थोड़ी कम की है और म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी पोजीशन थोड़ी कम की। इसका रीज़न मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था। इस स्टॉक ने आईपीओ लिस्टिंग के बाद एक बम्पर रिटर्न दिया है, बम्पर रिटर्न। तो बम्पर रिटर्न देने के बाद क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो आप कई बार मैंने कई वीडियो में दिखाने की कोशिश की है कि एक अच्छे रिटर्न के बाद क्या होता है, एफआईआई या म्यूचुअल फंड अपनी पोजीशन को थोड़ा हल्का करते हैं और वापस से नीचे में लेते हैं। और ये उसी का एक शुरुआत है, क्योंकि एक्चुअली इसकी आईपीओ की लिस्टिंग भी नई ही है। अब जैसा कि मैं कहता हूं, हमेशा कंपनी का ग्रोथ उसके फ्यूचर प्लान पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले अपने सब्सिडियरी येलो स्टोन फाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेट करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान करने वाले हैं। इसके अलावा ये अपने स्पेशलिटी जो इंटरमीडिएट्स हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी एक्सपेंड करने के प्लानिंग में है, जिसके लिए ये प्लांट मशीनरी परचेज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये लगे हुए हैं। तो एक समरी क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी को कैसे पहचानेंगे, कंपनी से दोस्ती करेंगे, फिर कंपनी क्या कह रही है उसको जानेंगे और क्या कंपनी कैपेक्स कर रही है नहीं कर रही है उसको जानेंगे, और भी डिटेल में हम लास्ट में आएंगे। अब अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो स्ट्रेंथ क्या है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया, कंपनी एसिटाइल इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स की इंडिया में लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके पास 30 सालों का एक्सपीरियंस है। साथ ही कंपनी के पास ग्लोबल और डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, यानी ऐसा नहीं है कि ग्लोबल नहीं आया तो इंडिया से प्रॉब्लम और इंडिया से नहीं आया तो ग्लोबल प्रॉब्लम, यानी एक बैलेंस वे में है। फाइनेंशियल अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर वीकनेस पे बात करें तो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक ही जगह लोकेटेड है, महाराष्ट्र में, और ऐसे में अगर कभी भी कोई दिक्कत होती है जैसे कोविड में, तो उस तरीके की कंडीशन में काम रुक जाता है। अगर आपकी यूनिट अगर अलग अलग होती है तो थोड़ा कहीं से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो अब समरी क्या आई, समरी में हमेशा क्या कहता हूं कि कंपनी से जब दोस्ती करते हैं तो हम पहले कंपनी को जानते हैं, कंपनी क्या कर रही है, उसके बाद फिर क्या कंपनी कहीं पर मोनोपोली लेकर चल रही है
या नहीं चल रही है। तो अगेन कंपनी भी अच्छी है, प्रोमोटर भी अच्छे हैं, कंपनी मोनोपोली लेकर भी चल रही है, कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड कस्टमर भी हैं, कंपनी ग्रोथ भी दे रही है, कंपनी के केपेक्स का प्लान भी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये आता है कि कंपनी तो सब कुछ बोलेगी, हर कंपनी सब कुछ बोलेगी, क्या वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रही है? क्या कंपनी के पास ऑर्डर प्रॉपर तरीके से आ पा रहे हैं? जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम टू टाइम हमें लगता है ये दो चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। प्लस मल्टीबैगर चीजें रातों रात नहीं बनती। मल्टीबैगर जैसी चीजों को बनने के लिए 5 साल 10 साल लगता है। जैसा कि आपने नवीन फ्लोरिन में देखा, दीपक नाइट्राइट में देखा, एक ऐसा रिटर्न कि लोग तरसते हैं ऐसे रिटर्न को। उसी तरीके से यहाँ पर भी बिल्कुल वही स्कोप है, वही जगह है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के बाद सोचते हैं कि बस सब कुछ रातों रात हो जाए, वो थोड़ा सा गड़बड़ है। वहीं पर सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जब आप लोग फंसते हैं, जब आप लोग अपनी पोजीशन को काट देते हैं डर के मारे। तो मेरा मानना है कि इस कंपनी का नाम आप लोगों ने गेस किया या नहीं किया? किया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं सही गेस किया या नहीं। बिल्कुल सही जवाब, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जिसको हमने आईपीओ के टाइम से अलॉट कराया था और अब फाइनली 408 के पास चल रहा है। तो मेरा मानना है, देखिए अब पैसे आपको बहुत अच्छे दिए, तो कहीं भी अटकता है, रुकता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये समझिए कि इस स्टॉक में हमें एसआईपी मोड में जाना है। हर महीने एक एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए और हर महीने इसमें लीजिए। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, इसकी गारंटी है। बट याद रखिएगा, अगर सिर्फ सोचेंगे आज लिया और रोज ऊपर जाए और फिर 10 दिन के बाद परेशान हो गए तो बहुत परेशानी में आ जाओगे। तो उम्मीद करूंगा भाई वाली कोशिश पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा, लोगों को बताते रहिए, हमें भी प्यार मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।